इसी पे फोकस करना है। 3 महीने लगा के भाईजान, 3 months ऑफ एफर्ट, इस नतीजे पे पहुंचे कि कौन से ऐसे पुल हैं जिनको अल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि वो डिफरेंट इंडेक्सेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। वरना अमूमी तौर पे होता है कि एक बुल बीपीआई पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टीपीआई पे ठोस। एक बुल टीपीआई पे अच्छा परफॉर्म करता है, बीपीआई पे ठोस। कुछ बुल दोनों पे ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, इधर खड़े हैं चौथे गियर पे। बुल को ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स पे जाके गेज करते हो तो देखें इसका टीपीआई 362 है, जो कि किसी भी ऑस्ट्रेलियन बुल के लिए एक बहुत अच्छा बीपीआई गिना जाता है। इसी तरह इसका एचडब्ल्यूआई 407 है, बहुत ज़्यादा है। मतलब इसका हेल्थ वेटेड इंडेक्स देखें, तगड़ा है। इसी तरह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक अजीबो-गरीब इंफॉर्मेशन आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, तो सोचिएगा ज़रा इसके ऊपर और इस मसले को हल करने में हमारी मदद कीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें को 13 साल का अरसा हो चुका है, डेयरी फार्मिंग हम किए जा रहे हैं। वलैती गायों के साथ काम करते तकरीबन को 6 से 7 साल हो चुके हैं। इस 6-7 साल के अरसे में हमारे पास जो जानवर रहे वो ऑस्ट्रेलियन भी रहे, हमारे पास अमेरिकन गाय भी रही, और हमारे पास जो डच कैटल है वो भी हमारे पास मौजूद रही। ठीक है जी। अब इनके अंदर जो सीवन इस्तेमाल किए जाते थे वो मुख्तलिफ कंपनीज के इस्तेमाल किए जाते थे। मुझे याद है हमने एसटी जेनेटिक्स को भी इस्तेमाल किया, हमने एबीएस का सीमन भी इस्तेमाल किया, मैंने केआई का सीमन भी इस्तेमाल किया, हमने क्लाउड एग्री का सीमन भी इस्तेमाल किया, हमने कोजेंट का सीमन भी इस्तेमाल किया। मतलब कोजेंट का सीमन आपने पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना, लेकिन हमने इस्तेमाल किया हुआ है। और बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब स्वीडिश सीमन भी किसी ज़माने में अवेलेबल था यहाँ पे, वो भी हमने इस्तेमाल किया है। मतलब हम पैरिटी देखते थे। मास्टर रिंड जो है जर्मनी का, वो भी सीमन हमने इस्तेमाल किया। हर साल हम 2-3-4 बुल इस्तेमाल किया करते थे। अब जो फार्म है हमारे पास HK7, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, उस फार्म की वीडियोस भी आप देखते हैं। उस फार्म पे 2019 में ऑस्ट्रेलियन गायियाँ हमने मंगवाई थी। ठीक है जी। वो गायियाँ जब हमारे पास 2019 में आ जाती हैं तो अब तकरीबन चौथी दफ़ा हम उन गायों को प्रेग्नेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, कुछ चुवाई के अंदर हैं, कुछ गबने खड़ी हैं, कुछ बच्चे हैं। अब उन ऑस्ट्रेलियन गायों में 2019 में चूंकि वो आई थी, तो 2020 और 21 में उनमें जो सीमन इस्तेमाल किया जाता रहा वो अमेरिकन था, एससी जेनेटिक्स का, और वो कोजेंट का था। तो उस वक्त चूंकि ऑस्ट्रेलिया जेनेटिक्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, 2022 में जो है पहली दफ़ा जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान में इनागुरेट करती है, तो फिर ऑस्ट्रेलियन सीमन भी इस्तेमाल किया, और मतलब वैरायटी का सीमन इस्तेमाल किया। आज जब हम उन गायों को सेल करते हैं, उनके बच्चों को, अब गायियाँ तो ऑस्ट्रेलिया से आई थी, अब उनके बच्चे जो हम सेल करते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि यार ये ब्रीड कौन सी है। तो हमें क्या जवाब देना चाहिए? ऑस्ट्रेलियन और कनेडियन, जैसे कनेडियन सीमेक्स वो भी यूज़ किया मैंने। ये ऑस्ट्रेलियन है, कनेडियन है, अमेरिकन है, डच है, क्या है ये फैसला नहीं हो रहा। इसी तरह लोग पूछते हैं कि जेके डेयरी फार्म पे जो जानवर मौजूद हैं वो कौन सी नस्ल है। तो उन्होंने भी आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ नहीं काफ़ी अरसा पहले, ऑस्ट्रेलियन गायें मंगवाई थी। आगे सीमन वो मुख्तलिफ इस्तेमाल करते रहे। आज उनकी नस्ल को हम क्या नाम देंगे? ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, डच, स्वीडिश, क्या कहेंगे? सोचें। अच्छा, इससे पहले कि मैं बात आगे चलाऊं, एक सवाल और है आपसे। आपको याद है पिछले साल डेयरी एक्सपो पे 2022 में मार्च में हमारे पास कुछ मेहमान आए थे जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया के प्लेटफॉर्म से, तो उनमें से मैंने एक का इंटरव्यू किया था, और वो फार्मर ने मुझे कहा था जी कि वो अपने फार्म पे दुनिया के बेस्ट बुल इस्तेमाल करता है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो। उन्होंने अपने फार्म पे कनाडा के बुल भी इस्तेमाल किए, उन्होंने अपने फार्म पे अमेरिकन बुल्स का भी इस्तेमाल किया। अब उनके जानवर जो हैं उनको क्या कहेंगे? सवाल है आपसे। हमारे पास एक ट्रेंड है कि वो गाय जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आती है, हम कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की गाय है।
वो गाय जो अमेरिका से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आती है, हम कहते हैं कि ये अमेरिका की गाय है। वो गाय जो आपके नेदरलैंड से आती है, हम कहते हैं कि यार ये नेदरलैंड की है, ये डच गाय है। तो हम कुछ इस तरह से नाम दे देते हैं और इसी तरह लोग यहाँ पे मार्केटिंग भी करते हैं। कोई कहता है कि अमेरिकन गाय अच्छी है, कोई कहता है ऑस्ट्रेलियन गाय अच्छी है, कोई कहता है कि डच गाय अच्छी है। तो डिफरेंट तरह के जो है ना जी लोगों के कंसेप्ट पाए जाते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है, हम तीनों के साथ काम कर चुके हैं, इनके अंदर फ़र्क तो है, डेफिनेटली इनके अंदर फ़र्क है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान से अगर HK7 डेयरी फार्म से गायें फ्यूचर में पाकिस्तान से बाहर चाइना में जाने लग जाएं, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने लग जाए, अल्लाह करे कभी ये फेज़ आए, हम हॉल्स्टीन फ्रीजन को एक्सपोर्ट करें, चाइना में कर दें या कहीं भी कर दें, ईरान में कर दें, इटली में कर दें, व्हाट्सएवर द कंट्री इज, तो उस ब्रीड को वहां पे पाकिस्तान की HF कहा जाएगा। लेकिन सीमन तो हम यहाँ पे बड़े मुख्तलिफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा। इसी तरह जब आपको पता है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट के जानवर आते हैं, जब अमेरिका से आते हैं तो अमेरिका में भी वो मुख्तलिफ फार्म्स पे जाके सिलेक्शन की जाती है। जैसे अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान में जानवर लेने हो तो वो क्या करता है, वो मुझे फ़ोन करता है, मैं कहता हूँ यार आप JK से रब्ता कर लो, आप सफ़ायर से रब्ता कर लो, आप नशाद से रब्ता कर लो, आप उमर डेयरी से रब्ता कर लो, यही फार्म है ना बड़े बड़े अच्छे अच्छे। आप वहाँ पे जाते हो, को 15-20 वहाँ से उठा ली, को 50 वहाँ से उठा ली, आप अपना हर्ट पूरा कर लेते हो। इसी तरह जब पाकिस्तान में गायें आती हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया से आएँ चाहे अमेरिका से आएँ, वो वहाँ पे मुख्तलिफ फार्म से इकट्ठी की जाती हैं, वहाँ के अच्छे और बड़े फार्म। ठीक है जी। अब ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला फार्मर क्या कहता है कि वो अपने फार्म पे कनाडा का सीमन भी यूज करता है, अमेरिकन बुल्स भी यूज करता है, ऑस्ट्रेलियन बुल्स भी इस्तेमाल करता है। अमेरिका में इवन के ऑस्ट्रेलियन बुल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब एक फार्मर है जिसका मैंने इंटरव्यू किया, मैंने पीछे उसकी वीडियो चलाई भी थी, जो कहता है कि मैं अमेरिकन बुल्स भी इस्तेमाल करता हूँ, कैनेडियन बुल भी इस्तेमाल करता हूँ। अगर आज उसके फार्म से जाके मैं 50 हीफर्स खरीद लूँ, 50 वच्छियाँ, और उनको शिप में डाल के किराया पे करके मैं पाकिस्तान में ले आऊँ, तो वो तो फार्मर मुंह से कह रहे हैं ना कि वो अमेरिका का सीमन भी यूज़ करता है, कनाडा का भी करता है और ऑस्ट्रेलिया का भी करता है। अब वो जो नस्ल मेरे पास आएगी, मैं उसको क्या नाम दूंगा? क्या मैं उसको ऑस्ट्रेलियन गाय बोलूंगा? क्या मैं उसको अमेरिकन बोलूंगा? क्या मैं उसको ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और कनेडियन का मिक्सचर बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा? ये सवाल है, सोचिएगा जरा इस पे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सिलेक्शन ऑफ द गुड काउ एंड सिलेक्शन ऑफ द गुड बुल, ये इंपॉर्टेंट है। हमें इन चक्रों से निकलना पड़ेगा, इस कंट्रीज के चक्रों से निकलना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको शेयर कर दूं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अब इसके पीछे पता नहीं क्या साइंस है, इसको भी तलाश करेंगे। ऑस्ट्रेलियन गाय के साथ काम करना आसान है, क्वाइट इजी। या आप ये कह सकते हो कि हर मुल्क के अंदर जो फार्मर्स हैं वो जब बुल सिलेक्शन करते हैं ना, तो उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका में काम करने वाला एक फार्मर, वो हो सकता है कि मिल्क प्रोडक्शन के ट्रेड्स को फोकस कर रहा हो। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में फार्म पे काम करने वाला फार्मर हो सकता है कि मिल्क प्रोडक्शन के अलावा भी बहुत सारे ट्रेड्स देख रहा हो जिस पे वो फोकस करना चाहता हो। ये एक बड़ी वजह हो सकती है जो इनका फर्क निकलता है। जाहिर बात है, जब आप मिल्क प्रोडक्शन के ट्रेड्स पे ज़्यादा काम करते हो तो कहीं ना कहीं आप फर्टिलिटी पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हो, फर्टिलिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। आप देखिएगा आपके फार्म के अक्सर जानवर जो 40 लीटर से ऊपर जाते हैं उनमें फर्टिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं। बहुत कम गायें होती हैं जो 40-50 लीटर दूध दे के भी जल्दी हीट में आ जाती हैं और गबन हो जाती हैं। होती हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं होती, होती हैं, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीडिंग पे आपका जोर लगता है। तो मैं आज 13 साल के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अब हम अपने इस्तेमाल फार्म पे जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, यहाँ पे क्लाउड एग्री का सीमन इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो बुल इस्तेमाल किया जा रहा है वो नेदरलैंड की ओरिजिन का है। हमारे पास जो फैसलाबाद में फार्म है वहाँ पे हम अमेरिकन भी यूज़ कर रहे हैं, कैनेडियन भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ जगहों पे हम ऑस्ट्रेलियन भी यूज़ कर रहे हैं। तो एक बात याद रखें कि अब के बाद हमेशा फोकस करें बुल पे,
बुल के पास क्या है, उसके पास ऑफर करने को क्या है, वो आपके फार्म पे आके आपकी गायों में क्या तब्दीली रोनमा कर सकता है, वो कोई सा बुल भी है। जैसे तो बस एक बात समझ लें कि अब से बाद जो आपका बुल सिलेक्शन होगा, अच्छा बुल को भी ना जी आप डिफरेंट कंट्रीज के पैरामीटर्स में ग्रेड कर सकते हो। एक बुल आपके पास वेबसाइट पे जाके आप उसको चाहे तो अमेरिकन इंडेक्स में वैल्यूएट कर लें, चाहे तो आप उसको ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स में वैल्यूएट कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं भी एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं, वो एग्जांपल देखिएगा। वो बुल को अमेरिकन इंडेक्स में भी वैल्यूएट किया गया है, ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स में भी वैल्यूएट किया गया है। अब जैसे ये बुल आप देख रहे हैं, ये वेबर है जी, और इसमें अगर मैं आपको इसके फीचर बताऊं तो ये देखें, इसका जो नेट मेरिट है ये 733 है, और इसका जो टीपीआई है ये 2511 है। एवरेज टीपीआई गिना जाता है जी 2300 को, तो ये आप कह सकते हो कि फॉर अहेड जो है ना, इसका एवरेज से काफ़ी बेहतर है। तो 2511 जो है इसका टीपीआई है, और 733 इसका जो है नेट मेरिट है। और ये मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये बहुत उन कम बुल्स में शामिल है जिसका पिछला प्रूफ से अगला प्रूफ बेहतर आया है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, इसका डीपीआर जो डॉटर प्रेगनेंसी रेट है वो इसका पॉजिटिव है, इसकी जो पीएल है इसका वो भी इसका पॉजिटिव है। इसी तरह इसकी हीफर कंसेप्शन स्लाइटली नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल फर्टिलिटी जो है इसकी प्लस में जा रही है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि टीपीआई में अगर आप सिलेक्शन पे जाते हो, आप जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हो कि इसका टीपीआई भी अच्छा है, इसका नेट मेरिट भी अच्छा है, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग आपको चीज़ ये बताते हैं कि आप ये देखें कि जब आप इस बुल को ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स पे जाके आप जब इस बुल को ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स पे जाके गेज करते हो तो देखें इसका टीपीआई 362 है, जो कि किसी भी ऑस्ट्रेलियन बुल के लिए एक बहुत अच्छा बीपीआई गिना जाता है। इसी तरह इसका HWI 407 है, बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका हेल्थ वेटेड इंडेक्स देखें तगड़ा है। इसी तरह अगर आप इसमें आ जाएं, इसकी जो डॉटर फर्टिलिटी है देखें 110 है, और हीट टॉलरेंस भी इसकी 102 है। तो ये एक बुल आप कह सकते हो कि जो टीपीआई के इंडेक्स पे भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बीपीआई के इंडेक्स पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही बुल तलाश करने की ज़रूरत है। तो इस बुल को जो भी आपके साथ शेयर किया, अब आप क्या कहेंगे? अगर इसको ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स में देखें तो इसका बीपीआई और HWI है बहुत बेहतर है। तो अगर कोई फार्मर इसको इसको लेना चाहता है तो वो तमाम प्रॉपर्टीज जो वो ऑस्ट्रेलियन बुल्स के अंदर ढूंढता है वो इसको इसमें मिल सकती हैं। तो याद रखें, आपको बहुत सारे बुल ऐसे मिलेंगे जो आपको दोनों इंडेक्सेस में बेहतर परफॉर्म करते मिलेंगे, या हो सकता है तीनों इंडेक्सेस में बेहतर परफॉर्म करते मिले। वो चाहे जर्मन इंडेक्स है, कनेडियन इंडेक्स है, अमेरिकन इंडेक्स है, आपका यूके का इंडेक्स है, आपका ऑस्ट्रेलिया का इंडेक्स है। तो इसी पे फोकस करना है। 3 महीने लगा के भाईजान, 3 months ऑफ एफर्ट, इस नतीजे पे पहुंचे कि कौन से ऐसे पुल हैं जो जिनको अल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि वो डिफरेंट इंडेक्सेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। वरना अमूमी तौर पे होता है कि एक बुल बीपीआई पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टीपीआई पे ठोस। एक बुल टीपीआई पे अच्छा परफॉर्म करता है, बीपीआई पे ठोस। कुछ बुल दोनों पे ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, इधर खड़े हैं चौथे घेर पे। इन्हीं को तलाश करने में 3 महीने लगेंगे। आप भी तलाश कर सकते हैं, इस पे फोकस कीजिएगा। एक ये वो बात है जो अमूमी तौर पे मुझे लोग रोकते हैं कि इस किस्म का डाटा फार्मर से शेयर ना करें। अब मुझे नहीं पता वो क्यों रोकते हैं, बहरहाल मुझे लगा ये आपसे मुझे बात शेयर करनी चाहिए, मैंने आपसे कर दी है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। सलाम अलैकुम।